चलो, चैप्टर नंबर 13, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर रिवाइज कर लिया था। आज कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। और आपको ग्रुप पे 2 चैप्टर के क्वेश्चंस मिल चुके हैं ना, चैप्टर नंबर 8 और एंड 11। कल आपको चैप्टर 9 के शायद क्वेश्चन मिल जाएंगे। 9 कौन सा, हेरिडिटी? हाँ, तो वो क्वेश्चंस रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपकी हालत इतनी खराब है कि आपको कुछ भी नहीं आता है, तो सिर्फ उतने क्वेश्चंस पढ़ लो, उसमें से भी आप पास तो क्या 60-70 के आसपास नंबर ले आओगे। 80 में से 100 में से। निशान निशान तो देखना, पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, a compass needle is placed near a current carrying straight conductor. State your observation for the following cases and give reason for the same in each case. पहला केस क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इंक्रीज। आपने क्या किया है? कंपास है, उसे प्लेस किया है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है उसके पास। अब अगर आप करंट इंक्रीज कर दोगे तो क्या ऑब्जर्वेशन दिखेगी आपको? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। सर क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? करंट के। अगर आपने करंट बढ़ाया, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, is directly proportional to electric current, so the deflection of the needle increases. अगर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगी। तो दूसरी चीज क्या है? द कंपास नीडल इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द कंडक्टर। जो कंपास है उसे आप कंडक्टर से दूर लेके जा रहे हो, तो डिफ्लेक्शन कम हो जाएगी क्योंकि रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन में देख के समझ आया कि यहाँ पे रेडियस और करंट की स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट की स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। टॉपिक से रिलेटेड चीज है। अगर आपको टॉपिक्स क्लियर हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आता कि हाँ इसमें क्या लिखें, तो आपको ये तो पता है ना कि इसके रिगार्डिंग टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था, आप वो लिख के आ जाओ, नंबर आपको तब भी मिलते हैं। बोर्ड इतना लीनियंट चेकिंग करता है कि उसका मन है कि पास कर दे लोगों को। आप नहीं होना चाहते, आप लिख के ही नहीं आ रहे कुछ भी, तो फिर तो मजबूरी है ना उसकी, वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो बोर्ड्स में थ्योरी क्वेश्चन और एमसीक्यू में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऐसा मत करना कि कोई क्वेश्चन छोड़ के आओ। बोर्ड में क्वेश्चन छोड़ के आना मतलब पाप करने के बराबर है। Magnetic field strength is inversely proportional to distance from the wire, so the deflection of the needle decreases. ठीक है। सर फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, सेकंड क्वेश्चन पे हो। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है सर, दिखे तब तो बताएं। ये लो, it is established that an electric current through a conductor produces a magnetic field around it. Is this similar magnetic field produced around a thin beam of moving alpha particles? Neutron, justify your answer. अब हमें ये तो पता है कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, मतलब चार्जेस अगर फ्लो करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब आपको बताना है कि अल्फा पार्टिकल्स फ्लो करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, न्यूट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी या नहीं होगी, तो नहीं किसमें। अल्फा पार्टिकल्स पता है क्या है? डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स। पॉजिटिव चार्ज है, चार्जेस है, चार्जेस के फ्लो करने से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, ऐसा नो। न्यूट्रॉन्स पे चार्ज है, हाँ। न्यूट्रॉन्स पे चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स पे चार्ज होता है। सर पढ़ना, अल्फा पार्टिकल being positively charged constitutes a current in the direction of motion, so the magnetic field is। सर नीचे आओ, न्यूट्रॉन्स being electrically neutral constitute no current। जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, चार्जेस ही नहीं है, तो चार्जेस फ्लो नहीं हो रहे, और फ्लो नहीं हो रहे तो करंट जनरेट नहीं होगा, करंट जनरेट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी।
कुछ था इसमें? अभी नहीं आया। अभी भी समझ नहीं आया? सर पहले आप अल्फा पार्टिकल्स बताओ तो बाद डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स। ठीक है। आपने पढ़ा था फ्लो ऑफ चार्जेस इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। अगर चार्जेस फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो मैग्नेटिज्म जनरेट होगा। तो अल्फा पार्टिकल के फ्लो करने से क्या चार्जेस फ्लो कर रहे हैं? हाँ क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, फ्लो कर रहा है। करंट में तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है। तो इसका मतलब प्रोटॉन्स की डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है, चार्जेस की डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है। इसीलिए पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, सिर्फ नेगेटिव से काम नहीं चलता। सर यहाँ तक ठीक है? तो जब अल्फा पार्टिकल्स चार्ज लेके मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा, करंट प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। और जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई चार्ज ही नहीं होता, चार्ज ही नहीं है तो फिर फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं होगा, फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं होगा, और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं होगा तो मैग्नेटिज्म भी जनरेट नहीं होगा। सर नेक्स्ट आना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये तो बचपन में घुट्टी पिला दी गई थी। सर क्या क्या? कि नॉर्थ से जनरेट होती है, साउथ में खत्म होती है, मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ जाती है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, जहाँ मैग्नेट के पास क्लोज होती है, मैग्नेट से जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं उनकी डेंसिटी कम होती जाती है, मैग्नेट के पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, दूर जाते जाते कम हो जाती है। फिर पढ़ना, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड मर्ज एट साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रॉन्गर एट पोल्स, पोल्स पे स्ट्रॉन्गर होंगी। फिर नेक्स्ट देखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व्स, क्लोज कर्व्स होते हैं, कंप्लीट क्लोज होते हैं ना, नॉर्थ से निकले साउथ में गए, अंदर साउथ से नॉर्थ। तो ये चार प्रॉपर्टीज लिखनी है। सर अगला क्वेश्चन बताओ, ये देखना, when is the force experienced by a current carrying straight conductor placed in a uniform magnetic field, maximum कब होगा, मिनिमम कब होगा? पढ़ना तो दिख नहीं रहा ये लो, when the current carrying conductor is placed perpendicular to the magnetic field। जब हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, मैंने वहां पे स्पेसिफिक किया था परपेंडिकुलर, जो आपके फिंगर्स है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। सर क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पे वो मैक्सिमम वैल्यू देते हैं। सर क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट पे, अच्छा सॉरी 10th क्लास, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट आपको समझ नहीं आएगा ना। बेसिकली होता क्या है, जहां भी डायरेक्शन आती है, क्या इसमें डायरेक्शन थी? जब आपने थंब पॉइंट किया करंट के डायरेक्शन में तो डायरेक्शन आई ना, इन्वॉल्व हुई डायरेक्शन। आपको रैप ऑफ फिंगर्स से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चली, तो डायरेक्शन इन्वॉल्व है। डायरेक्शन इन्वॉल्व है मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वहां पे जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसे हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? जब वो 90 डिग्री होता है। साइन थीटा, अगर थीटा कितना है 90, मतलब परपेंडिकुलर पे वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। सर अगर वो पैरेलल होगा मतलब थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, तो वो क्या दे देगा, मिनिमम वैल्यू, दैट इज 0। इसीलिए कुछ चीजें कहीं छोड़ देनी चाहिए। पढ़ना ही वाला आंसर एक बार। सर अब आओ, नेम द पोल P, Q, R and S of the magnet in the following figure A and B। अब आते हैं, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, P से हो रही है, Q से हो रही है? P से हो रही है, तो P साउथ पोल होगा, नॉर्थ होगा। कुछ आने वाला था विषय आंसर। जहां से फील्ड लाइंस इमर्ज होती है वो क्या होती है, नॉर्थ। जहां पे मर्ज होती है, आर एन एस नॉर्थ पोल है साउथ पोल है? एस नॉर्थ पोल है साउथ पोल है? साउथ पोल है सर, क्योंकि एस लिखा ही हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। क्या बात है, लॉजिक बढ़िया है भाई, मजा। सर नॉर्थ पोल है। सर क्यों नॉर्थ पोल है? क्योंकि 110 ठीक है, मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ जाती है फील्ड, मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ जाती है। सर फिर ये क्या हो गया, अभी तो बताया नॉर्थ है। तो आर क्यों लिखा भाई? ऐसे ये आर क्यों लिखा?
अरे जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है तो वो साफ लिख कर दे। डंडा बना हुआ है। अब तो 10 दिन बाद पेपर देने भी जाना है, मतलब पेपर स्टार्ट हो जाएंगे 10-12 दिन बाद, उसके बाद भी पिटने पिटने शौक है तुम्हें? 17। चलिए देखो 1 2 3 4। सर बी पार्ट में क्या कह रहे हैं? स्टेट द इंटरफेरेंस ड्रॉन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम। वही बता दोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से इमर्ज होती है और साउथ में मर्ज होती है, आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ जाती है। सर बी पार्ट तो समझाया ही नहीं आपने। पढ़ना क्या लिखा है? कोई बात नहीं ताशा, अभी समझ आ जाएंगे धीरे धीरे। ये देखो सोलेनॉइड का डायग्राम ड्रॉ करना है आपको, बना दोगे? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं करती? कर्व पास कि वो जो मैग्नेटिक कंपास एक बार में 2 डायरेक्शन शो नहीं कर सकता। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। कैसे? क्योंकि वो नॉर्थ है। अच्छा और क्या बोलोगे? ये देखो इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ, मर्ज एट साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। इससे प्रूफ होगा कि वो कर्व्ड है। और क्या? और क्या स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें? कोई बात नहीं। भैया कोई क्वेश्चन का लॉजिक नहीं है, आंसर वही 4 स्टेटमेंट पढ़िए अभी तक। आंसर भैया मैं थोड़ा सा घुमा के लिख दूंगा। हाँ अभी तक जितने क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें इससे बाहर कहीं नहीं गए तुम अभी। या तो तुम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बता रहे हो, या फिर उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, या फोर्स बता रहे हो, उससे ज्यादा कुछ बताया अभी तक? सॉलिड का डायग्राम बना दिया। बात तो सही। सर ये लो अब नया क्वेश्चन आएगा। राइट हैंड थंब रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द। राइट हैंड थंब रूल बता दोगे? हम किसकी डायरेक्शन में शो करेंगे? करंट। लैप ऑफ फिंगर्स क्या बताएगा? किसने दिया था? मैक्सवेल ने। Apply this rule to find the direction of magnetic field inside and outside a circular loop of wire lying in the plane of a table and current is flowing through the clockwise। जो आपने सर्कुलर लूप पढ़ा था, ऐसा था एक डायग्राम, याद है? वहां पे हमने कहा से करंट पढ़ा था? पॉजिटिव नेगेटिव, इधर से करंट जा रहा था, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज था। अब इन्होंने क्या बोला? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बोला है मतलब यहाँ से करंट जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। सर देखो फिर उसे एक्सप्लेन कर दो। तो देखो इधर आओ, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स अराउंड अ करंट कैरिंग लूप। एक बार ना ये ड्रॉ कर लो, अच्छा लगेगा तुम्हें। तो इतना फिर मिलता जल्दी करो। जुलता हूँ। What do you mean by solenoid? How does a current carrying solenoid behave? Will you explain? The solenoid होता क्या है? A coil with a number of turns. A coil of many circular turns insulated copper wire around a non-magnetic substance या magnetic substance? The magnetic substance. मर्जी है आपकी, आप अगर ये वाला बनाना चाहो ये वाला बना दो, कोई दिक्कत नहीं। बात कर रहा है ऐसे तो ऊपर बनेगा। सर यूज क्या है? टेम्पररी मैग्नेट्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए आप सॉलिनॉइड यूज करते हो। सर सबसे बढ़िया सॉलिनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट किसे बना सकता है बताओ? सॉफ्ट आयरन। ठीक है, ये पूछा जाता है आपसे। सॉफ्ट 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 प्योर होता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लो। नोटिंग के टाइप पे नोटिंग करा दी ना आपकी।
सर देखना, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट होती है जो धीरे से चलती है। सॉलिनॉइड के अंदर आपने सॉफ्ट आयरन रखा, जब तक आप उसमें करंट पास कर रहे हो तब तक वो सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही आप करंट बंद करते हो वो डिमैग्नेटाइज हो जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जिस सब्सटेंस को आप मैग्नेट में कन्वर्ट करते हो उसे आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। सर डायग्राम बना दिया, पर्पस बताया सॉफ्ट आयरन का क्यों यूज करते हैं हम। तो ये जो बड़ी बड़ी एज इट गेन्स एंड लूजेस मैग्नेटिज्म क्विकली। जो सॉफ्ट आयरन है वो मैग्नेटिज्म गेन भी बड़ी जल्दी करता है और लूज भी बड़ी जल्दी करता है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करंट के साथ इंक्रीज करेगी, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो उसके साथ भी इंक्रीज करेगी। नोट करना, जल्दी नोट करो। सर ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्टिविटी का? टू शो through an activity that the force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field increases with increase in the field strength। जैसे जैसे फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज करोगे तो जो मैग्नेटिज्म है वो भी इंक्रीज होगा। सर पहला स्टेप, जैसी फिगर है उस तरीके से apparatus अरेंज करना है। जैसे आप की प्लग करोगे करंट फ्लो करेगा ए टू बी और रॉड डिस्प्लेस होगी। अब जैसे ही आपने करंट फ्लो कराया क्या फील्ड इंक्रीज करेगी? करंट जैसे इंक्रीज होगा क्या फील्ड इंक्रीज करेगी? हाँ लॉजिक है। The key is unplugged। अब आपने the first horseshoe magnet is removed। Now place the second horseshoe magnet of higher magnetic field strength in the similar manner as the first one। अब आपने की प्लग की। सर दो केसेस है, पहले आपने हॉर्सशू मैग्नेट लगाई, की चालू करी, मतलब सर्किट कंप्लीट किया, तब आपने मैग्नेटिज्म ऑब्जर्व किया। उसके बाद आपने की बंद कर दी, आपने ज्यादा पावर की मैग्नेट लगाई वहां पे, उसके बाद आपने ऑब्जर्वेशन की। जब दोनों मैग्नेट आप क्लोज लेके आए, एक साथ लेके आए, फिर आपने डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व की। ये तो आपकी एक्टिविटी थी, यहाँ तक तो कुछ समझाने वाला था ही नहीं, जो आपका प्रोसीजर एज इट इज आपने फॉलो किया। अब ऑब्जर्वेशन क्या मिली वो इंपॉर्टेंट है। ये देखो जैसे पेपर में सीधे एक्टिविटी उठा के डाल दीजिए। सीधी एक्टिविटी डाल दी जिन्होंने। लिखो पूरा क्या क्या। हाँ सर आती है 2020 में आई थी। द कंडक्टर डिफ्लेक्ट्स फास्टर देन दैट ऑफ प्रीवियस वन। जब आपने ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की हॉर्सशू मैग्नेट लगाई उस टाइम पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो ज्यादा होगा। It is possible only when the conductor gets more accelerated every time, which requires more applied force. If the magnetic field strength is increased, the rod will exert greater force and deflects even faster। तो कंक्लूजन क्या है कि हाँ, अगर आपको फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करनी पड़ेगी, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करनी है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। So NCERT में तो इतनी सारी एक्सरसाइज सारी रहती एनसीईआरटी में तो इतनी सारी है। सॉरी एक्टिविटीज नहीं, सारी नहीं करनी। तो आप इसे बताओ। ठीक है। तो इसके साथ ये वाला चैप्टर भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। हम्म, अब आपका सिर्फ चैप्टर 1 बचता है। यहाँ तक आपके सारी चीजें हो चुकी हैं। अब आपके सैम्पल पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। ऑब्वियसली